प्रेशर सोर्स के ग्रेड क्या होते हैं, बेड सोर्स की ट्रीटमेंट क्या है, किस ग्रेड में क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, आइए हम इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित जैन। मैं एक एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। तो मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूं बेड सोर्स के ऊपर। ये उस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेड सोर या प्रेशर सोर होते क्यों हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इनके ग्रेड्स क्या होते हैं और इनकी जनरल ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, ग्रेड कैसे होते हैं, मतलब कि सिवियरिटी के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो ग्रेड 1 होता है जब सिर्फ रेडनेस होती है स्किन के ऊपर, कोई घाव नहीं होता है। अब हमने जो कंसेप्ट आपको फर्स्ट उसमें समझाया था कि हड्डी का प्रेशर पड़ने की वजह से स्किन में चेंजेस आने लग जाते हैं ब्लड सप्लाई की कमी के। तो जो सबसे अर्ली स्टेज है उसके अंदर सिर्फ रेडनेस दिखती है, जिसे हम ग्रेड 1 बोलते हैं। जो ग्रेड 2 है वो कंडीशन है जिसमें स्किन की पीलिंग शुरू हो जाती है, यानी एक्चुअल में घाव कोई बनता है, स्किन पील हो जाती है, फफोले बन सकते हैं। तो ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 तब होती है जब स्किन आपकी पूरी हट गई है, अंदर का टिश्यू गलने लग गया है और आपको नीचे की मसल्स दिखने लग जाती हैं। तो ये ग्रेड 3 होता है। और ग्रेड 4 हम जब बोलते हैं जब हड्डी तक सारा घाव बन जाता है, नीचे की हड्डी दिखने लग जाती है, बीच का सारा टिश्यू गल के सड़ के हट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड 4 प्रेशर सोर। तो अब जब प्रेशर सोर हमने जान लिया है कि इसके ग्रेड क्या है, तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी जान लेते हैं। देखिए, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बहुत अर्ली हैं, इनका इलाज हम घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 और 4 ऐसे हैं जिनके अंदर आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही चाहिए। इनका इलाज घर में होना मुश्किल है और अगर होता भी है तो आपको बीच बीच में मेडिकल एडवाइस ज़रूर लेनी है। अब देखिए क्या है कि जो सबसे अर्ली स्टेजेस में हम उनमें सबसे पहला कंसेप्ट है ऑफलोडिंग। तो हमने जाना था फर्स्ट वीडियो में कि अनरिलीव्ड कांस्टेंट प्रेशर की वजह से प्रेशर सोर बन रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब आपको उस पोजीशन से प्रेशर को कम करना है। तो वो कैसे करेंगे कि पेशेंट को एक ही पोजीशन में नहीं रहने देंगे, हम फ्रीक्वेंटली उनकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो अगर जब तो हमें प्रेशर सोर को प्रिवेंट करना है तो हम 2-2 घंटे में प्रेफर करते हैं कि पेशेंट की पोजीशन चेंज की जाए, यानी कि करवट करके लैटरल कर दें पेशेंट को। एक हाफ लैटरल पोजीशन भी होती है कि पिलो नीचे रख देते हैं और फिर पेशेंट को उस पर लेटा देते हैं ताकि आधी करवट रहती है। फिर दूसरी साइड की करवट कर दें, दूसरी साइड की हाफ लैटरल पोजीशन कर दें, पेट के बल भी सुला सकते हैं पेशेंट को। तो ये तरीके हैं प्रेशर कम करने के या ऑफलोडिंग के। तो ये तो फर्स्ट है। उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्रॉनिकली इल पेशेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी डाउन होता है, तो इनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है। पेशेंट जो डिप्रेशन है, अगर मान लीजिए नॉन डिप्रेशन है तो उसका ट्रीटमेंट लेना है, नहीं तो पेशेंट को चेयरफुल रखने की कोशिश करनी है। आपको उन्हें समझाना है कि ऐसी चीज़ है जो ठीक हो सकती है। जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उनका भी इलाज करने की कोशिश करनी है। और जो बाकी क्रॉनिक कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, इनका इलाज करना है, क्योंकि जब एक बार ये इन्फेक्शन होने लगता है तो आसपास के इडीमा, स्वेलिंग की वजह से भी और वुंड हीलिंग में डिले होता है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में तो हम ऑफलोडिंग करें, वुंड को गंदा ना होने दें, तो उसी से इलाज हो जाता है। लेकिन इससे आगे और कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, इनको कवर्ड रखना है वुंड को, ताकि पेशेंट जो यूजुअली बेड रिडन हैं उनको यूरिन या स्टूल्स पास हो जाए तो वो गंदा ना कर दें हमारी वुंड को, जिससे इन्फेक्शन बार बार होता रहे। तो बेसिकली हमारे को इन वुंड्स को कवर करके रखना है, टाइम टू टाइम इनकी ड्रेसिंग करनी है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी नई ड्रेसिंग्स आ गई हैं जिससे वाटरप्रूफ हो जाता है, बाहर का कुछ भी कॉन्टैक्ट में अंदर में नहीं आता, 3-4 दिन में एक बार ही बदलनी पड़ती हैं। तो वो सेक्रल बॉर्डर ड्रेसिंग्स आती हैं, वो हम लगा सकते हैं सेक्रल प्रेशर सोर्स के लिए, या बाकी किसी एरियाज़ के लिए अलग अलग स्पेशल ड्रेसिंग्स आती हैं तो उनको लगाते हैं। सिल्वर आयन ड्रेसिंग्स होती हैं जिससे सिल्वर रिलीज होता है, जिससे छोटा मोटा इन्फेक्शन भी कंट्रोल में आ जाता है। अब इसके बाद जब इस्टेब्लिश्ड है
स्लफ है यानी कि डेड टिश्यू है, पस आ रहा है, तो उसमें तो क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सर्जिकली पेशेंट को ओटी में लेना है, वुंड को क्लीन करना है, अच्छे से साफ़ करके धुलाई करनी है और मेक श्योर करना है कि सारा डेड टिश्यू को हम रिमूव कर दें। कई बार पेशेंट को बार बार मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार या अगले हफ्ते फिर से रिपीटेड डिब्राइडमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये डेड टिश्यू फिर से बनता जाता है। एक बार जब कंट्रोल में आ जाता है, हम जब बाकी सब मेजर्स भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो उस टाइम पे हम असेस करते हैं कि वुंड हीलिंग कैसी हो रही है। मान लीजिए अपने आप नहीं हील हो पा रहा, तो NPWT या वैक्यूम ड्रेसिंग को लगाते हैं, जिससे कि वुंड हीलिंग जल्दी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। और एक बार वुंड हेल्दी हो जाती है तो हम उसको आसपास की स्किन को मोबिलाइज करके, जो हम प्लास्टिक सर्जरी में कहते हैं कि फ्लैप्स करते हैं, वो आसपास की स्किन को रोटेट कर देते हैं और इन घावों को भर देते हैं। आगे हमें आगे भी ध्यान रखना है कि जब तक पेशेंट बेड रिडन है तो हम उसको उसी फ्लैप के ऊपर ना लेटने दें, ज़्यादा टाइम तक करवट लगातार बदलते रहें। और अगर मान लीजिए पेशेंट इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से ठीक ही हो जाता है और चलने फिरने लग जाता है, तब तो वैसे भी हीलिंग बहुत फास्ट होती है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि घर में इलाज कैसे करें और प्रिवेंशन कैसे करें। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट लिख के हमें भेजिए, हम उनका जवाब देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।